नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक खंड राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का बुनियादी ढांचा भावी पीढ़ी के लिए लोगों की गाढ़ी कमाई से तैयार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.92% हुई। उपराष्ट्रपति ने देश के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ देश को आगे ले जाने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। अब समाचार आइए सुनते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानपुनी से जोड़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खान है, थर्मल पावर प्लांट है। औद्योगिक शहर इस रूट के चलते जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में JNT गोव से उत्तर प्रदेश के दादरी को जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पिपावा, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। ये महत्वाकांक्षी खंड राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा। मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तरफ भारत में रात्रि ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी और इससे मालगाड़ी की गति भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना अधिक सामानों की ढुलाई कर पाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ़ की हड्डी और धमनियों का होता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये भावी पीढ़ी के लिए है। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समर्पित माल गलियारे से नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया गलियारा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और इससे विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे, नया माहौल बनेगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रेलवे की नई निर्माण इकाइयों से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कार्य करते हुए देश को आगे ले जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक समुदाय को भारत को आत्मनिर्भर बनाने का महान कार्य करना है। बेंगलुरु के निकट होसकोटे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा शिक्षा केंद्र CREST में आयोजित समारोह में श्री नायडू ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सुविधाओं के विकास में अतुल्य कार्य के लिए देश के वैज्ञानिकों और अभियंताओं को बधाई दी। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत अगले 6 महीनों के लिए राशन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूली छात्रों को किट वितरित करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बच्चों के लिए संपूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 16,432 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक 1,24,303 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दिन में 252 रोगियों की इस वायरस से मौत हुई है। अब तक 1,48,153 लोगों की इस महामारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। इस समय कुल 2,68,581 सक्रिय मामले हैं। इस बीच भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास कल से शुरू हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने तथा कोविन के उपयोग से संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे प्रक्रिया में आवश्यक सुधार सहित वास्तविक कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में पर्यटक स्थलों पर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए राज्य के पर्यटन निदेशालय ने पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल और एहतियात बरतने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। निर्देशों के अनुसार पर्यटन स्थल पर भीड़ को सीमित करना, भीड़ टालने के लिए उचित संख्या में पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति, पर्यटकों के समूह और गाइडेड टूर्स का नियंत्रण तथा पर्यटन स्थलों पर किसी विशेष या निजी समारोह का प्रतिबंध शामिल है। इन स्थानों पर मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग, सुरक्षित दूरी का पालन जैसे नियमों समेत 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि ब्रिटेन से वापस आए राज्य के 3 लोगों में कोरोना वायरस के उसी संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया। उन्होंने आज बेंगलुरु में संवाददाताओं को बताया कि नवंबर से अब तक ब्रिटेन से वापस आए 1,614 यात्रियों की RT-PCR जांच की गई। इनमें से 26 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इन संक्रमित लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चला कि उनमें से 3 वायरस नए रूप से संक्रमित हैं। डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि सभी संक्रमित लोगों को 28 दिन के लिए आइसोलेट किया गया है और चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। इस बीच ब्रिटेन से भारत लौटे कुल 6 लोगों में वायरस के उसी रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इनमें से 3 लोगों को बेंगलुरु के निमहंस में, 2 को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB और 1 व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में भर्ती कराया गया है। इन सभी को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों के अलग अलग कमरों में रखा गया है। इन यात्रियों के निकट संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। उनके साथ आए यात्रियों, संपर्क में आए परिजनों और अन्य लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगाह किया है कि ये जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस ही सबसे भयंकर बीमारी हो। अभी दुनिया भर में एक और अत्यंत गंभीर बीमारी महामारी फैलने की आशंका है। ऑल इंडिया रेडियो का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों के बारे में श्रृंखला वार्षिकी 2020 प्रस्तुत कर रहा है। NDA सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है। मई 2016 में आरंभ हुई उज्ज्वला योजना ने अपना संशोधित लक्ष्य पूरा कर लिया है। योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से 7 महीने पहले पिछले साल सितंबर में 8 करोड़ LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का लक्ष्य पूरा होने पर सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इससे भारत की लाखों महिलाओं को मदद मिली है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार और किसानों के बीच ये 6ठे दौर की बातचीत होगी। केंद्र ने 40 किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बैठक में किसान कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी।
आत्मनिर्भर भारत और नवाचार को प्रोत्साहन देने की बड़ी पहल के रूप में भारतीय सेना ने उभरती प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप्स के लिए आउटरीच वेबिनार आयोजित किया। 17 से 28 दिसंबर के दौरान वेबिनार में वर्चुअल माध्यम से सेना को 89 स्टार्टअप से स्वदेशी नवाचारों और विचारों के प्रस्ताव मिले। ये प्रस्ताव ड्रोन, काउंटर ड्रोन, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिकल एप्लीकेशन से संबंधित हैं। वेबिनार में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सेना के लिए किफायती और उपयोगी होने के आधार पर 13 प्रस्तावों की जांच परख करने का फैसला किया गया है। इस अवसर पर सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनिस ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने रक्षा उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप्स को उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करने का आग्रह किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए जिला विकास परिषदों के चुनाव के बाद अब अगले 20 दिनों में इन परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज नियम के अनुसार जिला विकास परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पार्षदों के शपथ ग्रहण के 20 दिन के भीतर हो जाने चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए समाचार पत्रों से। राजधानी नई दिल्ली से हिंदी में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों ने कई मुद्दों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। दैनिक जनसत्ता के संपादकीय का शीर्षक है अराजकता की राह। अखबार कहता है कि देश के कई हिस्सों में सामाजिक मसलों पर जातीय या खाप पंचायतों के फैसलों के बाद स्थानीय स्तर पर ही किसी आदमी या परिवार के साथ अराजक बर्ताव की खबरें तो अक्सर आती ही रहती हैं। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में देश की कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि न्याय और सजा का एक यही रास्ता है। अखबार कहता है कि जबकि ये कानूनी तौर पर एक अपराध है और कई बार इस क्रम में किसी पीड़ित या फिर आरोपी के साथ बेहद अमानवीय बर्ताव किया जाता है। राजस्थान में झालावाड़ जिले के एक गांव में यौन उत्पीड़न के एक आरोपी के साथ कुछ लोगों ने जैसा व्यवहार किया वो किसी अराजक समाज की याद दिलाता है, जहां कानूनी रास्तों का सहारा लेना जरूरी नहीं समझा जाता। गांव के कुछ लोगों ने घर में अनाधिकार प्रवेश और एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को पकड़कर उसकी सार्वजनिक रूप से पिटाई की और निर्वस्त्र करके उसको परेड निकालने पर मजबूर किया गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने ऐसा करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और यौन उत्पीड़न के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वहां के क्षेत्राधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया कि एक व्यक्ति ने एक विवाहित महिला को फोन भेंट किया था और उनके बीच कोई संबंध होने का संदेह है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि आरोपी व्यक्ति का उस महिला के साथ कोई संबंध था, तो फिर अवांछित व्यवहार सामाजिक मर्यादा या कानून के खिलाफ था। ऐसे में वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा भी ले सकते थे। खास तौर पर अगर यौन उत्पीड़न का मामला है तो ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान भी तो हैं। लेकिन पुलिस को कोई सूचना देने की बजाय कुछ लोगों ने स्थानीय स्तर पर ही उस व्यक्ति की जिस तरह से पिटाई की, ये भी कानून व्यवस्था को भंग करना ही तो है। सवाल यह है कि ग्रामीण इलाकों में या कहीं भी लोग कानून अपने हाथ में लेने से पहले ये क्यों ध्यान नहीं रख पाते कि ऐसा करने का नतीजा क्या है। आवेश में आकर वो किसी मामले के आरोपी को खुद ही सजा तो देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनका ये कृत्य भी कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। अखबार कहता है ऐसे मामले सुर्खियों में रहे हैं जब किसी इलाके में 2 अलग जातियों या समुदायों के युवक युवती के बीच प्रेम संबंधों को लेकर स्थानीय तौर पर कुछ लोगों या खाप पंचायतों ने बेहद बर्बर फैसले सुनाए और उन पर अमल भी किया। अव्वल तो ऐसे संबंधों के मामले में फैसले न केवल बेजा दखल और 2 वयस्कों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होते हैं, बल्कि संवेदनशील समाज के हिसाब से अमानवीय भी होते हैं। अखबार कहता है देश में कानून के राज के बरक्स अपनी समानांतर सत्ता चलाने की तरह है ये कार्य, जहां कुछ लोग खुद को कानूनी प्रक्रिया और संविधान से भी ऊपर मानने लगते हैं।
सामाजिक नियमों, कायदों, मर्यादाओं में अगर ऐसी कोई गतिविधि सामने आती है जिससे पारंपरिक मानस में जीने वाले समाज या कुछ लोगों को शिकायत है, तो उसकी भी कानूनी व्याख्या की गई है। संबंधित पक्षों के संवैधानिक अधिकार तय किए गए हैं और उनका हल कानून के मुताबिक निकालने की व्यवस्था है। लेकिन यदि लोग कानून हाथ में लेकर अपने स्तर पर मध्ययुगीन चलने के मुताबिक फैसले करके सजा देंगे तो इसका खमियाजा खुद उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। नई दिल्ली से प्रकाशित पंजाब केसरी कहता है कि एक तरफ दुनिया में कुछ लोगों के पास अपार धन दौलत है, तो दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अमीरी और गरीबी के इस चक्रव्यूह में फंसे इस संसार में ऐसे दानवीर भी हैं जिनका हृदय दूसरों के लिए धड़कता है और वो जरूरतमंदों की मदद करने का हर संभव प्रयास करते हैं। दुनिया में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे दानवीर भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कमाई परोपकार के लिए दान कर दी। भारत में भी रतन टाटा, शिव नाडर, मुकेश अंबानी और अजीम प्रेमजी जैसे दानवीर हैं जो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार पर खर्च करते हैं। इससे हटकर कुछ गुमनाम दानवीर भी हैं जो अपनी सीमित कमाई से जरूरतमंदों की मदद करने का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। हांगकांग की वुसुंग स्ट्रीट में एक खेल अकादमी तथा एनजीओ चलाने वाले आमेन खान इनमें से एक हैं। वुसुंग स्ट्रीट में अनेक शानदार होटल और रेस्टोरेंट हैं जहां अमीर लोग खाना खाने आते हैं, लेकिन स्ट्रीट के आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में सुविधाओं से वंचित लोग बसे हैं। अमीरों और गरीबों की साझी बस्ती में आमेन खान के रखे हुए एक विशाल स्ट्रीट रेफ्रिजरेटर पर लोगों की नजर बरबसी ठहर जाती है, जिस पर लिखा है गिव वॉट यू कैन गिव, टेक वॉट यू नीड टू टेक। यानी आप जो दे सकते हैं दे जाइए और जिस चीज की जरूरत है आपको उसे ले जाइए। अखबार बताता है कि इस अभियान के प्रति दानी लोगों की दिलचस्पी का आलम यह है कि कई लोगों ने नियमित रूप से इस फ्रिज में खाने पीने की ज़रूरतों की चीज़ों के अलावा और ज़रूरी वस्तुएं रखने का भी एक नियम सा बना लिया है। भारत में भी आमेन खान जैसे गुमनाम दानवीर मौजूद हैं जो अपने ज़रूरतमंद भाई बहनों की मदद करके संतुष्टि महसूस करते हैं, और ऐसा ही एक सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाला परोपकारी है झारखंड के लातेहार का रहने वाला भोला प्रसाद, जो खुद तंगहाली में रहते हुए भी जरूरतमंदों को सर्दी के मौसम में पुराने कपड़े उपलब्ध करवा रहा है और अपना सामान्य व्यवसाय करने के साथ साथ घर घर जाकर लोगों से पुराने कपड़े इकट्ठे करके जरूरतमंद लोगों को बांट देता है। अखबार कहता है कि वैसे तो भारत द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत व्यापारिक घरानों को अपने मुनाफे का 2% हिस्सा दान में देने का प्रावधान है। इसके अलावा आयकर कानून की धारा 80G के तहत भी दान करने पर आयकर से छूट मिलती है, लेकिन इन प्रावधानों का फायदा लेने के लिए किए जाने वाले दान के अलावा भी लोगों को परोपकार और दान के लिए आगे आना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता में आज विषय है पाकिस्तान लगातार आतंकवाद की राह पर। आलेख है डॉक्टर प्रियंका सिंह का और स्वर मुनीश शर्मा का। मुंबई पर हुए 26/11 के हमले की साजिश रचने वाले हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंक निरोधक अदालत ने आतंक को वित्तीय मदद देने के आरोप में 15 साल की सजा सुना दी है। आतंक को वित्तीय मदद के आरोप में उसे कई मामलों का पहले भी दोषी ठहराया गया था। पिछली और अब की कुल सजा की अवधि 36 साल होगी। भारत के विरुद्ध आतंक के जरिए आक्रामक कार्रवाई करने का प्रमुख षड्यंत्रकारी हाफिज सईद ही है। उसका गुट लश्कर तैयबा बरसों से जम्मू कश्मीर में आतंक की वारदातें करता रहा है। हाफिज सईद को दोषी साबित करने का मामला वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के संदर्भ में देखना पड़ेगा। पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट से बाहर आने का भरसक प्रयास करता रहा है, लेकिन नाकाम रहा है। फरवरी 2021 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के पूर्ण सत्र की बैठक होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान ये दिखाने की जल्दबाजी में है कि उसने आतंक फैलाने वाले नेटवर्कों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसलिए उसने हाफिज सईद की अगुवाई वाले गुट पहले भी प्रतिबंधित किए हैं, लेकिन ऐसे तमाम गुट अलग अलग नामों से फिर उठ खड़े होते हैं और आतंकी गतिविधियों में
फिर लग जाते हैं। लेकिन उधर सिंध उच्च न्यायालय ने अहमद उमर सईद शेख की रिहाई का आदेश भी दे डाला है। ब्रिटेन में जन्मे इस आतंकी को अमरीकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के आरोप में सन 2002 में सजा सुनाई गई थी, और वो भी मृत्युदंड की। उसकी सजा को पर्याप्त सबूतों के अभाव का बहाना लेकर सिंध उच्च न्यायालय ने कारावास की सजा में बदल दिया। डैनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक पत्रकार था जिसे अगवा करके उसकी हत्या कर दी गई थी, और वो अपनी पत्रिका का दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ भी था। उसके हत्यारों को मुशर्रफ शासन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। डैनियल पर्ल की हत्या का वीडियो कराची स्थित अमरीकी वाणिज्य उच्चायोग को भी भेजा गया था। अमरीकी विदेश विभाग ने उमर शेख को छोड़ने के आदेश पर नाराजगी जताई है। इस पर पाकिस्तान ने उसे ये कहा है कि अभी उसे छोड़ा नहीं गया है। दरअसल अमरीका की नाराजगी को देखते हुए ही उसकी रिहाई अभी शायद टाली गई है। 2001 में आतंक के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत के बाद से अमेरिका पाकिस्तान रिश्ते कई तरह की ऊंच नीच से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान के बीचों बीच एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद ये रिश्ते और लगातार बिगड़े हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका के रणनीतिक हित अफगानिस्तान में हैं और वो वहां से सुरक्षित निकलना चाहता है, इसलिए उसने जैसे तैसे पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बना रखे हैं। ऐसे में अमेरिका के पास विकल्प काफी सीमित हैं। अब देखना यह है कि क्या वो उमर शेख के मामले में संयम बरतेगा या कोई सीधी कार्रवाई कर देगा। हाफिज सईद और उमर शेख दोनों का सीधा रिश्ता पाक प्रेरित आतंकवाद से है और इसलिए भारत को भी दशकों से उनकी तलाश है। सईद ने भारत पर कई हमले करवाए, जबकि उमर शेख उन 3 में से एक है जिसे IC-814 विमान के अपहरण से पैदा बंधक संकट को टालने के लिए भारत को रिहा करना पड़ा था। इस रिहाई से पहले उमर एक भारतीय जेल में बंद था। 1995 में वो कश्मीर में अपहृत करके मार डाले गए विदेशी पर्यटकों के हत्याकांड में भी शामिल था और अल फरहान गुट के लिए काम करता था। उसका नाम 9/11 की जांच में भी आया था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के एक दोषी की वित्तीय मदद करने का जिम्मेदार उसे माना गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की एक जेल से झूठी फोन कॉल्स करने का भी उस पर आरोप है। ऐसा वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाने के लिए किया करता था। पाकिस्तानी अदालतों के 2 विरोधाभासी फैसले पाकिस्तान की आतंक संबंधी सोच का दोगलापन बयान करते हैं। इससे ये पता चलता है कि आतंकवाद पाकिस्तान की एक नीति है और वो लंबे समय से इसी राह पर है। अपने पड़ोस और दूर दराज में भी आतंक फैलाने की अपनी नीति के तहत पाकिस्तान हाफिज सईद और उमर शेख जैसों को आश्रय देता आया है। अभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो इन आतंकियों और इनकी हरकतों को कोई लगाम देगा या उन्हें पालना पोसना बंद कर देगा। अभी आप सुन रहे थे सामयिक वार्ता। आज सामयिक वार्ता का विषय था पाकिस्तान लगातार आतंक की राह पर, और यह आलेख था डॉक्टर प्रियंका सिंह का, वाचक स्वर मुनीश शर्मा का। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।